गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 2 की फिज़िक्स। तो बीएससी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या रहेगा। हमारे सिलेबस में है 3 पेपर। पहला पेपर है हमारा ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय फिजिक्स। ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। दूसरा पेपर हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा पेपर हमारे पास रहेगा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला पेपर ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय। हर एक पेपर में हमारे पास 3-3 यूनिट होंगी। तो हमारी पहली यूनिट है गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पास पदार्थ की सामान्यतः: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के अणु आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं, अर्थात ठोसों में आणविक दूरी अत्यंत कम होती है। बात करें द्रव की, तो द्रव के अणु ठोस की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं, अर्थात ठोसों की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। बात करें गैस की, तो गैस के अणु द्रव और ठोस दोनों की तुलना में अधिक दूर दूर होते हैं, पूरे आयतन में फैले हुए होते हैं। ये बात हुई ठोस, द्रव और गैस की। जब हम गैस पर अप्लाई करते हैं क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, जब हम गैसों पर चिरसम्मत भौतिकी अप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। अब हम बात करेंगे गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की क्या परिकल्पनाएं हैं। तो गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की पहली परिकल्पना है कि गैस के अणु पूरे आयतन में फैले हुए होते हैं और इन अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या है हमारी पहली कल्पना? गैस के अणु पात्र के संपूर्ण आयतन में फैले हुए होते हैं। संपूर्ण आयतन में फैले हुए होते हैं। साथ ही इन अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ये है हमारी पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना है हमारी कि एक अणु का आयतन, इस एक अणु का आयतन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अणुओं का आकार कैसा होता है। ये अणु आकार में गोलाकार होते हैं, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं अणु? ठोस अणु कैसे होते हैं? ठोस, गोलाकार व पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ
होते हैं। तीसरी परिकल्पना है हमारी कि इन अणुओं का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ये हमारी तीसरी परिकल्पना हो गई कि एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन, संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तीन परिकल्पनाएं हमने देख ली है। पहली परिकल्पना थी हमारी कि गैस के अणु पात्र के संपूर्ण आयतन में फैले हुए होते हैं और इन अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी परिकल्पना है हमारी, अणु ठोस कैसे होते हैं? ठोस, गोलाकार और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। तीसरी परिकल्पना है हमारी, एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य होता है। एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये हुई हमारी तीन परिकल्पनाएं। अब हम देखेंगे हमारी चौथी परिकल्पना। गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसकी चौथी परिकल्पना हमारी क्या होगी? चौथी परिकल्पना में हम देखते हैं, ये हमारा पात्र है, इसमें गैस के अणु हैं। ये गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में, सभी दिशाओं में, मान लीजिए ये अणु गति कर रहा है इस दिशा में, ये अणु गति कर रहा है इस दिशा में, ये अणु गति कर रहा है इस दिशा में। तो गैस के अणु सभी दिशाओं में सभी संभव चालों से गति करते हैं। गैस के अणु सभी दिशाओं में सभी संभव चालों से, प्रत्येक चाल संभव है गैस के अणुओं की, सभी संभव चालों से गति करते हैं। अर्थात सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, अर्थात गैसों के अणुओं की गति कैसी हो गई? यादृच्छिक गति हो गई। कैसी गति हो गई? यादृच्छिक गति। हमारी चौथी परिकल्पना हो गई कि अणुओं की गति कैसी होती है? यादृच्छिक गति होती है। सभी संभव दिशाओं में सभी संभव चालों से गति करते हैं। पांचवी परिकल्पना है हमारी कि जब ये अणु गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं या फिर पात्र की दीवार से भी टक्कर कर सकते हैं। तो ये अणुओं की टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। गैस के अणुओं की टक्कर, अणुओं की आपस में, दो अणु आपस में टकरा सकते हैं आपस में, तथा अणु पात्र की दीवार से भी टकरा सकता है। पात्र की दीवार से टक्कर, दीवार से टक्कर कैसी होती है? टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का क्या अर्थ है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ है कि जब ये अणु आपस में टक्कर करते हैं तो कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। क्या अर्थ है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ? ऊर्जा की हानि नहीं होती है, नहीं होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी पांचवी परिकल्पना हुई कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है अणुओं की और उसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। अब हम देखते हैं अपनी
छठी परिकल्पना हमारी है कि जब ये अणु आपस में टकराते हैं या फिर अणु पात्र की दीवार से टकराता है, तो टक्कर से पहले दो अणु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात दोनों के मध्य कोई बल नहीं लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी कि टक्कर से पहले अणु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, अर्थात नो फोर्स, एक दूसरे पर कोई बल नहीं डालते। और कोई बल नहीं डालते इसका अर्थ क्या है कि अणुओं में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको हम देखते हैं आगे। दो अणु आपस में एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो कैसी ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हमारी पहली वाली परिकल्पनाएं हम देख लेते हैं। पांचवी परिकल्पना थी हमारी, गैस के अणुओं की टक्कर आपस में कैसी होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, अर्थात ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। टक्कर से पहले अणु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे पर कोई बल नहीं डालते हैं, अर्थात गैस में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उनकी केवल गतिज ऊर्जा होती है। अगली परिकल्पना हम देखेंगे अब अपनी। तो हमारी सातवीं परिकल्पना हम देखते हैं। हमने अपनी पहली परिकल्पना देखी कि गैसों में केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब जब ये दो अणु आपस में टकराते हैं, तो टकराने से पहले, मान लीजिए ये अणु इधर आता है, ये अणु इधर आता है, तो टकराने से पहले ये कुछ दूरी तय करते हैं। इस दूरी को कहते हैं हम ऊर्जा पथ। क्या कहते हैं हम इसको, ऊर्जा पथ। अणुओं की टक्कर के मध्य, अणुओं की परस्पर टक्कर के मध्य तय दूरी क्या कहलाती हैं, ऊर्जा पथ कहलाती हैं, ऊर्जा पथ कहलाती है, ऊर्जा पथ कहलाती है। और इन सभी ऊर्जा पथों का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। दो अणुओं की टक्कर के बीच तय दूरी एक ऊर्जा पथ कहलाती है, और सभी अणुओं के लिए जब ऊर्जा पथों का औसत लिया जाता है, तो इस औसत को कहते हैं हम माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं इसे हम, मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब हम देखते हैं अपनी आठवीं परिकल्पना। आठवीं परिकल्पना है हमारी कि इस माध्य मुक्त पथ को तय करने में अणुओं को कितना समय लगता है, नगण्य समय लगता है। क्या है हमारी आठवीं परिकल्पना, माध्य मुक्त पथ को
तय करने में, माध्य मुक्त पथ को तय करने में अणुओं को नगण्य समय लगता है, नगण्य समय लगता है। कितना समय लगता है माध्य मुक्त पथ को तय करने में? नगण्य समय लगता है। ये हुई हमारी गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की सभी परिकल्पनाएं। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमारी गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की क्या क्या परिकल्पनाएं थी। पहली परिकल्पना थी हमारी कि गैसों के अणु पूरे गैस के आयतन में, पूरे संपूर्ण पात्र के आयतन में फैले हुए होते हैं, साथ ही इन अणुओं की संख्या गैस में बहुत अधिक होती है। ये थी हमारी पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना थी हमारी कि गैस के अणु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, गोलाकार होते हैं और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। तीसरी परिकल्पना थी हमारी कि गैस के अणुओं का आयतन, एक अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। चौथी थी हमारी कि गैस के अणु जब गति करते हैं संपूर्ण आयतन में, गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव चालों से गति करते हैं। अर्थात गैसों के अणुओं की गति कैसी होती है? यादृच्छिक गति होती है। यादृच्छिक गति करते हुए जब अणु आपस में टकराते हैं तो इनकी टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ क्या है? कि जब टक्कर करते हैं तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। ये थी हमारी एक परिकल्पना। अगली परिकल्पना थी हमारी कि जब अणु टक्कर करते हैं तो आपस में कोई बल नहीं डालते हैं। कोई बल नहीं डालते हैं अर्थात ऊर्जा कैसी होती है? केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है। कोई बल नहीं अर्थात स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, अणुओं में केवल गतिज ऊर्जा होगी। और हमारी अगली परिकल्पना थी कि अणुओं की परस्पर टक्कर के मध्य तय दूरी को हम कहते हैं ऊर्जा पथ कहते हैं, और इन्हीं ऊर्जा पथों का औसत कहलाता है हमारा माध्य मुक्त पथ। और माध्य मुक्त पथ को तय करने में अणुओं को नगण्य समय लगता है। एक और परिकल्पना हम देख लेते हैं। हमारी नवी परिकल्पना है हमारी कि जब ये अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, पात्र की दीवार से टकराते हैं, ऊपर ले लेती हूँ मैं इसको, नौवीं परिकल्पना है हमारी, अणु जब पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं तो दीवार पर दाब आरोपित करते हैं। अणु पात्र की दीवार पर दाब आरोपित करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। कैसे पता चला हमें कि दीवार पर दाब आरोपित करते हैं? जब अणु दीवार से टकराते हैं, टकराकर जब वापस लौटते हैं तो इसके संवेग में परिवर्तन होता है। अणु जब आएंगे तो कुछ ना कुछ वेग से आएंगे और जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ वेग से जाएंगे, तो अर्थात संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन से हमको पता चलता है कि दीवार पर दाब आरोपित हुआ है। दाब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल हमारा होता है दाब। बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। स्मॉल पी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं संवेग को। तो संवेग में परिवर्तन की दर होता है हमारा बल, और एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल होता है हमारा दाब। क्या है? पी दाब है। तो ये सभी हुई हमारी गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पनाएं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम।
अभी जो हमने गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पनाएं पढ़ी, इन्हीं सभी परिकल्पनाओं के आधार पर, इन्हीं सभी परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने अणुओं के वेगों के वितरण के लिए एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। क्या है ये नियम? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप T ले लेते हैं हम, ताप पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। क्या होता है वर्ग माध्य मूल वेग? इसे हम आगे देखेंगे। वर्ग माध्य मूल वेग तथा एक निश्चित वेग परास में, एक निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या नियत होती है। देखते हैं हम। मान लीजिए हमने लिया है एक निश्चित ताप T लिया है और निश्चित वेग परास हम लेते हैं V से V प्लस dV। वेग परास V से V प्लस dV में अणुओं की संख्या होगी n। ये अणुओं की संख्या हमारे पास होगी नियत, यानी कि कांस्टेंट होगी। यही नियम प्रतिपादित किया मैक्सवेल ने गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए। मैक्सवेल ने क्या किया? एक अणु पर अध्ययन किया, गैस के एक अणु पर अध्ययन किया और उससे जो परिणाम प्राप्त हुआ उस परिणाम को गैसों के संपूर्ण अणुओं पर जनरलाइज कर दिया। ये किया मैक्सवेल ने और दिया नियम हमें, अणुओं के वेग वितरण का नियम दिया। देखते हैं हम इसे आगे। मैक्सवेल ने लिया गैस का एक अणु, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं x दिशा में वेग, y दिशा में वेग और z दिशा में वेग। एक अणु लिया, मान लीजिए इसका वेग है v, ये v वेक्टर को दिखा रहा है हमें। एक अणु है, इसका वेग है v और तीनों डायरेक्शन में इसके कुछ वेग होंगे। x डायरेक्शन में हम ले लेते हैं vx वेग है अणु का, y डायरेक्शन में हम ले लेते हैं vy वेग है अणु का और z डायरेक्शन में हम ले लेते हैं vz वेग है अणु का। नियम देने से पहले मैक्सवेल ने कुछ और अभिधारणाएं ली हैं। क्या लिया है कि अणुओं का वेग, कुछ कंडीशंस लगाई हैं। क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं? पहली कंडीशन लगाई है कि अणुओं का वेग, अणुओं के वेग की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है अणुओं का वेग? पहला है तापमान, तापमान T पर, और दूसरा है आणविक भार, अणुओं के आणविक भार। इन दो बातों पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन ली है कि तीनों दिशाओं में अणुओं का वेग Vx, Vy और Vz इंडिपेंडेंट है, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक और परिकल्पना ली है, एक और कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है? कि वेग प्रायिकताएं, वेग प्रायिकताएं सिर्फ वेग और वेग सीमा का फलन है, वेग सीमा का फलन है। देखते हैं इसको आगे हम। ये तीनों कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। v हमारा है वर्ग माध्य मूल वेग, तो डायग्राम से हम देख सकते हैं v स्क्वायर विल बी इक्वल टू vx स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स एक निश्चित परास हम ले रहे हैं हर एक दिशा में। वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स परास में प्रायिकता क्या होगी? वेग प्रायिकता एफ वी एक्स डी वी एक्स होगी। ठीक है, हमने पहले ही कहा था, कंडीशन लगाई थी कि वेग प्रायिकता फलन केवल और केवल वेग का और वेग सीमा का फलन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह से वी वाई से वी वाई प्लस डी वाई सीमा में क्या होगी हमारी प्रायिकता? एफ वी वाई डी वी वाई होगी। इसी तरह से वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड सीमा में क्या होगी हमारी प्रायिकता? एफ वी जेड डी वी जेड होगी। ये हमारी हुई प्रत्येक दिशा में प्रायिकताएं। अब हम देख लेते हैं संयुक्त तो प्रायिकता क्या होगी। संयुक्त प्रायिकता ले लेते हैं हम। संयुक्त प्रायिकता होगी हमारी एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड, ये हमारी हो गई संपूर्ण प्रायिकता। अब माना एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या हम ले रहे हैं n। तो n किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए v है आयतन गैस का, इसमें टोटल अणु है n, तो हमारे पास n हो जाएगा n/v। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि परास, ऊपर ले लेती हूँ, परास वी एक्स से डी वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई एंड वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड। इस परास में अणुओं की संख्या हम ले लेते हैं dn। तो dn क्या होगा? n इंटू संपूर्ण प्रायिकता। संपूर्ण प्रायिकता हमारी क्या थी? एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड, ये हमारी हो गई इस परास में अणुओं की संख्या। अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक वेग बंटन फलन। वेग बंटन फलन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो विल बी इक्वल टू डी एन अपॉन डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू होगा एफ वी एक्स एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड। इन्हें हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि n कांस्टेंट है और ये प्रायिकता फलन भी कांस्टेंट है, यानी कि ये संपूर्ण क्वांटिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। क्या देखा हमने? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने देखा था, क्या आया था? एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
यानी कि इसका मैं अवकलन करूं तो डी एन एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड इज इक्वल टू 0 होगा। अवकलन करते हैं इसका। अब ये n तो कांस्टेंट है तो ये भी 0 में चला जाएगा। अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले एफ वी एक्स का अवकलन करते हैं, एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स, बाकी दो कांस्टेंट एफ वी वाई एफ वी जेड, प्लस इसी तरह से इसका अवकलन करते हैं तो एफ डैश वी वाई डी वी वाई, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे एफ वी एक्स एफ वी जेड। इसी तरह से एफ वी जेड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश वी जेड डी वी जेड प्लस कांस्टेंट है बाकी टर्म एफ वी एक्स एंड एफ वी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं कि पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल है, यानी कि हर एक टर्म इंडिविजुअली 0 होगा, हर एक टर्म इंडिविजुअली 0 होगा। तो इसे हम 0 ले लेते हैं। क्या है हमारा पहला टर्म एफ डैश। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी, इसका अवकलन करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसका अवकलन करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 कांस्टेंट करने पर, ऑन डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2vx dvx प्लस 2vy dvy प्लस 2vz dvz। यहाँ से ये 2v 0 में चले जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं हमें इक्वेशन मिल जाती है vx dvx प्लस vy dvy प्लस vz dvz इज इक्वल टू 0। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन क्या था हमारा 4 था आई थिंक, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को संयुक्त इक्वेशन बनाने के लिए हम लैग्रेंजियन मेथड अप्लाई करेंगे इस पर, तो इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।